नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र खंडेला सोनी एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजस्थान की नदियां पढ़ रहे थे और राजस्थान की नदियों में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। ठीक है, पिछली वीडियो क्लास में हमने यही बात की थी कि राजस्थान की नदियों में नदियों का अपवाह क्षेत्र क्या होता है और अपवाह क्षेत्र क्या होता है। ठीक है, सॉरी। तो जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट जल विभाजन की मैंने बात की थी, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे उद्गम क्या होता है, जल विभाजन क्या होता है और कौन से संभाग में इनकी स्थिति क्या है। आप समझ पा रहे हैं? सबसे बड़ी नदी कौन सी है, लंबी कौन सी, चौड़ी कौन सी है, आंतरिक प्रवाह की नदी कौन सी है, कुछ कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किए थे। और आज हम बात करते हैं, तो देखिए राजस्थान की नदियों की मैं बात करता हूँ। तो देखिए आप, राजस्थान का अपवाह तंत्र। देखिए राजस्थान में अपवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। बात समझ पा रहे हैं? अपवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है और वो अपवाह तंत्र देखिए आप, राजस्थान में अपवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। कैसे बांटा गया देखिए आप, एक तो आंतरिक प्रवाह की नदियां, आंतरिक प्रवाह की नदियां, आंतरिक प्रवाह क्या होता है ये बात हम करेंगे। आंतरिक प्रवाह की नदियां, ठीक है, एक अरब सागर की ओर जाने वाली नदियां और एक बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियां। एक अरब सागर की ओर जाने वाली नदियां, अरब सागर की ओर जाने वाली नदियां, अरब सागर की ओर जाने वाली नदियां, ठीक है। एक है बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियां, बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियां, बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियां, ठीक है। तो राजस्थान में 3 प्रकार का अपवाह तंत्र है। तो उसमें देखिए आप एक बात ध्यान रखेंगे कि राजस्थान में अपवाह तंत्र में अगर मैं बात करूं तो 17% जल तो अरब सागर में जाता है, 17% जल अरब सागर में जाता है, ठीक है। और राजस्थान का 23% जल, 23% जल वो कहाँ जाता है, बंगाल की खाड़ी में जाता है। राजस्थान का 23% जल बंगाल की खाड़ी में जाता है और अरब सागर में कितना जाता है, 17% जाता है। जो बाकी जो जल बच गया 60%, देखिए आप बाकी कितना बच गया, 60% जल है, लगभग 60% जल, लगभग 60% जल आंतरिक प्रवाह का जल है, आंतरिक प्रवाह की नदियों का जल है, जो क्या है 60% है। तो आप देखिए इन तीनों को हम डिटेल से पढ़ेंगे। आंतरिक प्रवाह की नदियाँ अलग पढ़ेंगे, ठीक है, अरब सागर की अलग पढ़ेंगे, बंगाल की खाड़ी की नदियाँ हम अलग पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम आंतरिक प्रवाह की बात करते हैं। आंतरिक प्रवाह की नदियाँ पढ़ेंगे, इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। आंतरिक प्रवाह होता क्या है, ये क्या होता है आंतरिक प्रवाह, आप बताएंगे सर 60% जल आंतरिक प्रवाह का है, यही बात है। और आंतरिक प्रवाह केवल भारत में केवल राजस्थान में, केवल राजस्थान में पाया जाता है। और आंतरिक प्रवाह का मतलब ये होता है, आंतरिक प्रवाह का मतलब नदियां कहाँ से निकल रही ये उसका निश्चित है, उद्गम निश्चित है, लेकिन उसका मुहाना निश्चित नहीं है, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे उद्गम, उद्गम निश्चित है, मुहाना निश्चित नहीं है, कहाँ बहे कहाँ जाती है निश्चित नहीं है। बात समझ पा रहे हैं? उसका मुहाना निश्चित नहीं है, नदी कहाँ गिरेगी या कहाँ जाएगी आगे तक निश्चित नहीं है, ठीक है। तो उद्गम निश्चित और मुहाना निश्चित नहीं है, वो आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं और केवल राजस्थान में ही पाया जाता है। भारत में ऐसा, देखिए भारत की बात कर रहा हूँ, भारत में आंतरिक प्रवाह का क्षेत्र केवल और केवल राजस्थान में ही पाया जाता है। इसी कारण राजस्थान में सतही जल कम है और भूमिगत जल क्या है, ज़्यादा है। बात समझ पा रहे हैं? यानी सतही जल और भूमिगत जल की तुलना करूँ तो सतही जल क्या है, कम है। बात समझ पा रहे हैं? तो राजस्थान में इसी कारण क्या है, सतही जल क्या है, कम है और भूमिगत जल क्या है, भूमिगत जल क्या है, भूमिगत जल अधिक है। और सतही जल कम होने के कारण, देखिए सतही जल कम होने के कारण यहाँ सिंचाई नहरों और तालाबों से कम होती है,
सिंचाई नहरों तालाबों से क्या होती है, कम होती है। राजस्थान में नहरों और तालाबों से सिंचाई कम होने का कारण क्या है, सतही जल कम है, यानी सतह पर जल क्या है, कम है। अगर सतह पर जल नहीं होगा तो कहाँ तो नहरें निकलेंगी, कहाँ तालाब बनेंगे। ठीक है, यही कारण है कि राजस्थान में नहरों और तालाबों से सिंचाई कम होने का कारण क्या है, तो आप बताएंगे सतही जल। और सतही जल क्यों है, क्योंकि राजस्थान में पूरा जल क्या आंतरिक प्रवाह का जल है। ठीक है, ये बात। भूमिगत जल यहाँ अधिक है, इसी कारण भूमिगत जल सिंचाई क्या होती है, नलकूप व कुओं से सिंचाई क्या होती है, अधिक होती है। राजस्थान में नलकूप और कुओं से सिंचाई सर्वाधिक होने का कारण क्या है, आप बताएंगे भूमिगत जल अधिक है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे कि आंतरिक प्रवाह क्या होता है, आप समझ पा रहे। अब हम पढ़ेंगे आंतरिक प्रवाह की नदी, और आंतरिक प्रवाह का जल राजस्थान में कितना है, 60% है। तो अब हम डिटेल से बात करेंगे। और आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है, घग्गर नदी है। ठीक है, और आंतरिक प्रवाह की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो कांतली नदी है। लेकिन कांतली नदी पूर्ण रूप से राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी भी है। तो बात समझें, तो हम एक एक को हम डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे आंतरिक प्रवाह की नदियाँ। तो देखिए, आंतरिक प्रवाह की नदियों को स्टार्ट करते हैं। आंतरिक प्रवाह की आंतरिक प्रवाह नदियाँ, आंतरिक प्रवाह की नदियों की मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी घग्गर नदी है। तो मैं पहले घग्गर नदी की बात करता हूँ। 465 किलोमीटर राजस्थान में बहती है। देखिए, राजस्थान में लंबाई, राजस्थान में क्या भारत में भी आपको नदियों की लंबाई याद नहीं करनी है। ठीक है, कभी भी नहीं पूछेंगे आपको कौन सी नदियों की लंबाई कितनी है। ठीक है, थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट जरूर ध्यान रखेंगे, लंबी कौन सी है। तुलनात्मक अध्ययन के बारे में आप जरूर ध्यान रखेंगे, इनमें से कौन सी लंबी है। तो देखिए, राजस्थान में मैं सबसे पहले बात करूँ घग्गर नदी की। तो देखिए, घग्गर नदी की बात करते हैं। घग्गर नदी की मैं बात करता हूँ। देखिए आप, ये देखिए आप, अब घग्गर नदी के अध्ययन को हम डिटेल से करेंगे कि घग्गर नदी कहाँ से निकलते है, कहाँ से बहती है, उसको किस नाम से जानते हैं। ठीक है, तो देखिए कॉन्सेप्ट मेरा आपसे ये है। ये देखिए आप, घग्गर नदी की मैं बात करूँ तो देखिए आप, एक बात आप ध्यान रखेंगे, ये जो भारत है, ये देखिए, पहले मैं राजस्थान के संदर्भ में बताता हूँ। देखिए, ये राजस्थान के संदर्भ में देखिए आप, ये राजस्थान है। ये देखिए आप, राजस्थान के संदर्भ की मैं बात करता हूँ। ठीक है, तो देखिए, यहाँ शिवालिक हिमालय है। मैं यहाँ शिवालिक हिमालय लिखता हूँ। ठीक है, जैसे मैं यहाँ बात करता हूँ। देखिए आप, एक बात थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ये देखिए आप, ये देखिए आप, भारत में ये देखिए आप, हिमालय यानी ये राजस्थान है। तो राजस्थान के उत्तरी भाग में देखिए, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, ठीक है, लघु हिमालय, और ये कौन सा, शिवालिक हिमालय। ऐसे है राजस्थान के उत्तरी भाग में। तो कौन कौन से हिमालय, देखिए सबसे ऊपर कौन से हिमालय, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। ठीक है, फिर तो कौन सा है, महान हिमालय, फिर कौन सा है, लघु हिमालय। ठीक है, और फिर कौन सा लास्ट में, शिवालिक हिमालय। सबसे नवीनतम हिमालय भी कौन सा है, शिवालिक हिमालय। और ये क्या है, राजस्थान की मैं बात कर रहा हूँ। तो राजस्थान के उत्तरी भाग में आप क्रम से अगर हिमालय की बात करें तो शिवालिक, लघु, महान और ट्रांस है, यही तो बात है। तो यहीं से मैं बात कर रहा हूँ। अगर हम पढ़े राजस्थान के संदर्भ में घग्गर नदी पढ़े, तो घग्गर नदी का उद्गम शिवालिक हिमालय से होता है। ठीक है, कहाँ से होता है, शिवालिक हिमालय से होता है। तो यही बात आपको ध्यान रखनी है। देखिए आप क्या ध्यान रखेंगे, ये देखिए, अब थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब आपको क्या ध्यान रखना, देखिए आप, ठीक है, अब आपको ध्यान करेगा, मैं मान लेता हूँ। ये देखिए आप, यहाँ मान लेते हैं हम, ये शिवालिक हिमालय है। कौन सा हिमालय, शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय यानी हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश शिवालिक हिमालय। कालका पहाड़ की मैं बात कर रहा हूँ, कालका पहाड़
शिवालिक हिमालय को हम नवीन हिमालय भी कहते हैं और बाह्य हिमालय भी कहते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। शिवालिक हिमालय को हम क्या कहते हैं, देखिए आप, यहाँ से निकलता है शिवालिक हिमालय से। और शिवालिक हिमालय के मैं बारे में बता दूँ आपको, शिवालिक हिमालय को क्या कहते हैं, आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। शिवालिक हिमालय को क्या कहते हैं, नवीन हिमालय भी कहते हैं, ठीक है। इसको बाह्य हिमालय भी कहते हैं, ठीक है। इसे भाबर प्रदेश का जलोढ़ पंख भी कहा जाता है। भाबर प्रदेश में जलोढ़ पंख के नाम से भी जानते हैं, जलोढ़ पंख के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। भाबर प्रदेश को शिवालिक हिमालय का जलोढ़ पंख कहते हैं, ठीक है। ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो देखिए, नवीन हिमालय, बाह्य हिमालय, ये दो बातें तो आपको ध्यान रखनी है। नवीन हिमालय, बाह्य हिमालय कहते हैं किसको, शिवालिक हिमालय को, ठीक है। तो शिवालिक हिमालय हिमाचल प्रदेश में कालका पहाड़ से नदी निकलती है, उस नदी का नाम क्या है, घग्गर नदी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हम पहली नदी घग्गर नदी पढ़ रहे हैं। तो घग्गर नदी जैसे ही यहाँ से निकलती है तो देखिए, ये पंजाब की कुछ सीमा क्षेत्र, हरियाणा में मुख्य रूप से कहाँ बहती है, हरियाणा में, पंजाब के कुछ भाग को छूती हुई आती है, ठीक है, कुछ भागों से प्रवेश कर। फिर राजस्थान की बात मैं करूँ, राजस्थान में हनुमानगढ़ में आती है, हनुमानगढ़ के बाद में ये श्री गंगानगर में आती है, ठीक है। श्री गंगानगर के बाद में कहाँ आती है, पाकिस्तान में आती है। और पाकिस्तान में कहाँ विलुप्त होती है, फोर्ट अब्बास में। लेकिन फोर्ट अब्बास में ये कौन सी स्थिति में विलुप्त होती है, ये बात भी हम बहुत डिटेल से करेंगे। तो एक बार आप देखिए, हम कौन सी नदी की बात कर रहे हैं, घग्गर नदी की बात कर रहे हैं। सर कौन सी नदी की बात हो रही है, घग्गर नदी की बात हो रही है। घग्गर नदी कहाँ से निकलती है मैंने बता दिया, ठीक है। अब देखिए, जब ये हरियाणा में आती है, मैं यहाँ से डिटेल से बात करते जा रहा हूँ। देखिए, हरियाणा में इस पर ओटू झील स्थित है। कौन सी झील है, ओटू झील, हरियाणा में। मैं लिख दूँ यहाँ पर HR, हरियाणा में इस पर कौन सी झील है, ओटू झील स्थित है। हरियाणा में इस पर ओटू झील स्थित है। और हरियाणा में ही इस पर बनावली या बनावली सभ्यता, आप ध्यान रखेंगे, या बनावली नहीं है तो आप ध्यान रखेंगे, देखिए आप एक सभ्यता ध्यान रखेंगे, बनावली, ठीक है। बनावली सभ्यता आप ध्यान रखेंगे। कभी कभी आता है बनावली सभ्यता को, कभी कभी ये मात्रा नहीं आएगी तो बनवाली भी आ सकता है, ठीक है। बनवाली सभ्यता भी आ सकता है या बनावली सभ्यता भी आ सकता है, तो आप ध्यान रखेंगे थोड़ा, ठीक है। ये बनावली सभ्यता भी कहाँ स्थित है, हरियाणा में स्थित है, तो ये भी ध्यान रखेंगे, ये हरियाणा में स्थित है। फिर जैसे ही राजस्थान में आती है, पंजाब की कुछ सीमा को छूती हुई, तो राजस्थान में जैसे ही आती है, तो आप एक बात ध्यान रखेंगे, जैसे ही राजस्थान में आती है तो राजस्थान में प्रवेश कहाँ करती है, तो आप बताएंगे राजस्थान में प्रवेश, राजस्थान में प्रवेश कहाँ करती है, राजस्थान में प्रवेश कहाँ करती है, तो आप ध्यान रखेंगे हनुमानगढ़ में करती है। हनुमानगढ़ की कहाँ करती है, टीबी तहसील में करती है। कहाँ करती है, टीबी तहसील में प्रवेश करती है। और टीबी तहसील में कहाँ करती है, तलवाड़ा स्थान पर, यहाँ पर तलवाड़ा स्थान पर क्या है, तलवाड़ा झील भी स्थित है, ठीक है। तो कहाँ प्रवेश करती है, राजस्थान में हनुमानगढ़ की टीबी तहसील में तलवाड़ा नामक स्थान पर प्रवेश करती है स्थान। और यहाँ पर एक झील है, उसका नाम क्या है, तलवाड़ा झील है, जो राजस्थान की सबसे नीची झील है। राजस्थान की सबसे क्या है, नीची झील है। राजस्थान की सबसे नीची झील कौन सी है, तो तलवाड़ा हनुमानगढ़ में स्थित है। तलवाड़ा बाड़मेर वो एक सभ्यता है, ठीक है, तलवाड़ा सभ्यता। तो बात समझ पा रहे हैं, उसके बाद में बात करेंगे तलवाड़ा उसकी, तो वो लूनी नदी पे आएगा, ठीक है। लेकिन हम बात करें किसकी, घग्गर नदी की। तो घग्गर नदी राजस्थान में कितने जिलों से बहती है, ये भी थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। कितने जिलों से बहती है, 2 ही जिलों से बहती है। देखिए, राजस्थान में 2 ही जिलों से बहती है, ठीक है, 2 ही जिलों की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। कौन कौन से 2 जिले, ये तो हनुमानगढ़ है, ठीक है, ये हनुमानगढ़ है, और ये श्री गंगानगर है। राजस्थान के 2 ही जिलों में बहती है, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर में। कहाँ प्रवेश करती है, मैंने बता दिया कहाँ प्रवेश करती है, और 2 ही जिलों में बहती है। फिर ये कहाँ आती है, देखिए ये सामान्यतः कहाँ बहती है, सामान्यतः ये कहाँ बहती है, बटनेर तक बहती है, ठीक है। कहाँ तक बहती है, बटनेर तक बहती है, बटनेर हनुमानगढ़ तक ये सामान्य तक बहती है, ठीक है। और अधिक पानी आता तो ये अनूपगढ़ तक बहती है, श्री गंगानगर अनूपगढ़ तक बहती है, अनूपगढ़। और इसमें बाढ़ आती है तो ये फोर्ट अब्बास तक बहती है, फोर्ट अब्बास तक बहती है। बहने की स्थिति इसकी 3 है, ठीक है। और ये पाकिस्तान में कहाँ प्रवेश करती है, तो पाकिस्तान में जो प्रवेश करती है उस स्थान का नाम ये प्रवेश करती है, ये करती है बहावल,
नगर बहावल नगर जिले में बहती है। ठीक है, ये जो पूरा क्षेत्र है कौन सा है, बहावल नगर है। पाकिस्तान में ये कौन से क्षेत्र में बहती है, बहावल नगर में बहती है। भारत में कहाँ बहती है, तो आप बताएंगे सर हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर में बहती है। भारत में हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर में बहती है। सामान्यतः कहाँ तक बहती है, बटनेर तक। थोड़ा पानी अधिक होने पर अनूपगढ़ तक बहती है, अधिक पानी होने पर अनूपगढ़ तक बहती है, और बाढ़ आने पर फोर्ट अब्बास तक बहती है। ठीक है, सामान्य तक बटनेर, फिर थोड़ा अनूपगढ़, फिर फोर्ट अब्बास तक। निकलती कहाँ से ये बता दिया। कितने जिलों से बहती है, 2 जिलों से बहती है। और पाकिस्तान के कौन से जिले में बहती है, तो आप बताओ कि बहावल नगर में बहती है। बहावल नगर किसका है, सिंध प्रांत का भाग है, और फोर्ट अब्बास तक इसका अंतिम बिंदु है। ठीक है, और इसे यहाँ किस नाम से जानते हैं, हकरा के नाम से जानते हैं। पाकिस्तान में इसे हकरा के नाम से जानते हैं, हकरा। ठीक है, जबकि और राजस्थान में इस नदी को किस नाम से जानते हैं, राजस्थान में इस नदी को क्या, नाली के नाम से जानते हैं। इसके बहाव क्षेत्र को क्या कहते हैं, नाली के नाम से जानते हैं। राजस्थान में इसके बहाव क्षेत्र को नाली के नाम से जानते हैं। ये जो भाग है ये नाली के नाम से जाना जाता है, जबकि ये जो भाग है ये हकरा के नाम से जाना जाता है। बात समझ पा रहे, तो इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। मैंने शहर बता दिए कौन कहाँ कहाँ बहती है और कहाँ कहाँ तक बहती है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ। कहाँ प्रवेश करती है मैंने बता दिया, राजस्थान की सबसे नीची झील है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। देखिए आप थोड़ा सा क्या कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ये जैसे ही शिवालिक हिमालय से आती है, देखिए आप, जैसे ही शिवालिक हिमालय से आती है, फोर्ट अब्बास कहाँ तक बहती है, फोर्ट अब्बास तक बहती है, फोर्ट अब्बास तक बहती है। ठीक है, फोर्ट अब्बास तक बहती है। और ये क्षेत्र क्या है, राजस्थान। हमें ये बताया तो थोड़ा सा क्षेत्र, ये राजस्थान क्षेत्र है। ये क्या है, राजस्थान है। और राजस्थान का ये क्या है, हनुमानगढ़ है, हनुमानगढ़। और ये राजस्थान का क्या है, श्री गंगानगर है। 2 जिलों से बहती है। अब इन 2 जिलों की जीके की बात हम करें तो मैंने बता दिया। ठीक है, कहाँ प्रवेश करती है, ठीक है, और वहाँ कहाँ बहती है मैंने बता दिया। इसको वहाँ क्या कहते हैं, हकरा, और यहाँ क्या कहते हैं, नाली कहते हैं। ठीक है, नॉर्मल बात है। ठीक है, अब मैं बताऊँ इस पर देखिए, आप क्या ध्यान रखना है। इसका एक शहर की मैं बात करूँ, इस पर एक शहर ध्यान रखेंगे, हनुमानगढ़ का एक शहर ध्यान रखेंगे, उसका नाम है बटनेर, बटनेर शहर। और एक ध्यान रखेंगे हनुमानगढ़ जंक्शन, हनुमानगढ़ जंक्शन। ठीक है, बटनेर शहर और हनुमानगढ़ जंक्शन दोनों ही कौन सी नदी पर है, घग्गर नदी पर। ठीक है, दोनों ही कहाँ पर है, घग्गर नदी पर है। अगर बाढ़ आती है, इस नदी में बाढ़ आती है तो ये डूब जाता है, डूब जाता है। हनुमानगढ़ जंक्शन डूब जाता है क्योंकि इस नदी के पेटे पर स्थित है। ठीक है, और हनुमानगढ़ में एक झील है, उस झील का नाम क्या है, तो अब मैंने बता दिया, तलवाड़ा झील है। कौन सी झील है, तलवाड़ा, तलवाड़ा झील है। और हनुमानगढ़ में एक बात ध्यान रखेंगे, सभ्यता इस पर कालीबंगा, कालीबंगा सभ्यता स्थित है, पीलीबंगा, कालीबंगा और पीलीबंगा सभ्यता स्थित है। कौन सी नदी पर, तो आप बताएंगे सर हनुमानगढ़ में घग्गर नदी पर स्थित है। ठीक है, तो ये सभ्यता ध्यान रखेंगे, शहर ध्यान रखेंगे। हनुमानगढ़ में प्रवेश कहाँ करती है मैंने बता दिया। ठीक है, श्री गंगानगर का कौन सा शहर स्थित है, देखिए श्री गंगानगर का सूरतगढ़ और अनूपगढ़ शहर स्थित है। सूरतगढ़ और अनूपगढ़ शहर श्री गंगानगर के स्थित है। ठीक है, और इस भाव क्षेत्र को पूरे भाव क्षेत्र को राजस्थान में किस नाम से जानते हैं, तो आप बताएंगे सर नाली के नाम से जानते हैं। इस पूरे भाग को किस नाम से जानते हैं, नाली के नाम से जानते हैं, नाली के नाम से जानते हैं। और इस भाव क्षेत्र में जो कृषि होती है, उस भाव क्षेत्र में जो राजस्थान में कृषि होती है, उस कौन सी कृषि होती है, तो आप ध्यान रखेंगे कौन सी कृषि होती है, चावल की होती है। बासमती चावल सर्वाधिक होते हैं। कौन से होते हैं, बासमती चावल सर्वाधिक होते हैं, जिसे चावल बेल्ट के नाम से भी जानते हैं। इस चावल बेल्ट, राजस्थान में चावल बेल्ट कौन सी नदी पर है, तो आप बताएंगे राजस्थान में चावल जो बेल्ट है वो राजस्थान में श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में घग्गर नदी पर है, तो नाली के नाम से जानते हैं। प्रवाह क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं, प्रवाह क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं, राजस्थान में नाली के नाम से जानते हैं, जबकि नाली एक भेड़ की नस्ल भी है। ठीक है, अब देखिए मैं क्या बता रहा हूँ, यहाँ एक बात ध्यान रखेंगे, इसके यहाँ मिट्टी उपजाऊ मिट्टी है। देखिए आप उपजाऊ मिट्टी को
इसकी उपजाऊ मिट्टी को किस नाम से जानते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे बग्गी के नाम से जानते हैं। घग्गर नदी के बहाव क्षेत्र में उपजाऊ मिट्टी को किस नाम से जानते हैं, बग्गी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, बग्गी के नाम से जानते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, बग्गी के नाम से जानता। और यहाँ जो ये भाव क्षेत्र दिख रहा है आपको, ये जो भाव क्षेत्र दिख रहा है ना आपको, ये पूरा क्षेत्र, ये जो भाव क्षेत्र, इस पूरे भाव क्षेत्र के क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, ठीक है। राजस्थान में हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर में इस भाव क्षेत्र को, ठीक है। तो व्लादिमीर कोपेन ने, देखिए आप जलवायु बताई यहाँ पर, व्लादिमीर कोपेन ने कौन सी जलवायु बताई है, BWHW जलवायु यहाँ पर है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखेंगे, BWHW प्रकार की जलवायु यहाँ पर, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। मिट्टी कैसी है, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे जलोढ़ भूरी मिट्टी है, जलोढ़ भूरी मिट्टी है, ठीक है, ये बात थोड़ा ध्यान रखेंगे। सर्वाधिक कृषि यहीं पर होती है, सर्वाधिक कृषि राजस्थान में सर्वाधिक कृषि, वैसे तो पूरी भाग में होती है, लेकिन जिलों की बात करें तो श्री गंगानगर हनुमानगढ़ में सर्वाधिक होती है, ठीक है। तो इस भाग में इतनी बातें आप ध्यान रखेंगे। और मिट्टी ध्यान रखेंगे कौन सी है, जलोढ़ भूरी मिट्टी है, ठीक है। जलवायु व्लादिमीर कोपेन के अनुसार BWHW है, बात ठीक है। और ये मरुस्थल के कौन से भाग में आता है, तो आप ध्यान रखेंगे अर्ध शुष्क में आता है, अर्ध शुष्क मरुस्थल में आता है, अर्ध शुष्क, इसलिए मैं देखो भूरी मिट्टी लिखी है, क्योंकि मरुस्थल का भाग भी है और उपजाऊ भाग भी है। तो भूरी मिट्टी तो है ही है, लेकिन उपजाऊ भाग तो जलोढ़ मिट्टी भी है, तो भूरी जलोढ़ मिट्टी यहाँ पर अर्ध शुष्क मरुस्थल का भाग है ये, ठीक है। कौन सा है, अर्ध शुष्क मरुस्थल का भाग है घग्गर बेसिन, ठीक है। जलवायु मिट्टी अर्ध शुष्क, आप सारे बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। और यहाँ किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, तो वनस्पति की मैं बात करूँ तो यहाँ पर इस क्षेत्र में क्या, राजस्थान के, देखिए मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ पूरा आपको, देखिए आप, ये देखिए आप, ये अरावली है, ये शुष्क, ये अर्ध शुष्क, ये उप आर्द्र, और ये है आर्द्र, और ये है अति आर्द्र। ये राजस्थान में मुख्य रूप से 5 प्रकार की जलवायु है। तो अब आप देखिए यहाँ कौन से प्रकार की जलवायु है, ये अर्ध शुष्क मरुस्थल में कौन से प्रकार की जलवायु, अर्ध शुष्क जलवायु है, ठीक है। और यहाँ पर अर्ध शुष्क प्रकार की जलवायु है, तो यहाँ पर कैसे स्टेपी प्रकार की स्टेपी वनस्पति पाई जाती है, स्टेपी तुल्य प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। क्वेश्चन कैसे ही पूछ सकते हैं, घग्गर नदी बेसिन में किस प्रकार की जलवायु है, तो अर्ध शुष्क जलवायु है, किस प्रकार के तुल्य वनस्पति पाई जाती है, स्टेपी तुल्य वनस्पति पाई जाती है। यहाँ पर पाई जाती है मरुदविद वनस्पति पाई जाती है, मरुदविद वनस्पति पाई जाती है। और यहाँ पर पाई जाती है सवाना तुल्य पाई जाती है, ठीक है। इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे तो आप समझ पाए होंगे कि ये जो क्षेत्र है यही तो है घग्गर नदी बेसिन, यही तो घग्गर नदी बेसिन। तो इस पूरे वाले क्षेत्र में आप ध्यान से देखिए, ये क्षेत्र दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये देखिए आप, यहाँ पर अर्ध शुष्क जलवायु है और स्टेपी तुल्य क्या पाई जाती है, वनस्पति पाई जाती है। और इसी में व्लादिमीर कोपेन ने, देखिए इसमें व्लादिमीर कोपेन ने क्या बताया था, BWHW वनस्पति पाई जाती है, जलवायु पाई जाती है, BWHW व्लादिमीर कोपेन ने बताई थी। यहाँ पर बात समझ पा रहे हैं, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। यही तो मैंने बात बताई थी, ये देखिए आप दोबारा, ये देखिए आप। तो यहाँ पर आप बताइए कि वनस्पति किस प्रकार की पाई जाती है, तो मैं वनस्पति की बात करता हूँ, आप क्या बताएंगे, स्टेपी तुल्य वनस्पति पाई जाती है, स्टेपी तुल्य वनस्पति पाई जाती है। तो इतना बात ध्यान रखेंगे घग्गर नदी बेसिन में, ठीक है। इसके बाद में थोड़ा सा मैं और बता देता हूँ आपको घग्गर नदी बारे में। देखिए ये ऊपर से एक नहर आ रही है, कौन सी नहर है ये, इंदिरा गांधी नहर। ये देखिए आप, ये नहर कौन सी है, इंदिरा गांधी नहर,
ठीक है। अब आप देखो क्रॉसिंग हो रहा है, ठीक है, घग्गर नदी और इंदिरा गांधी नहर का क्रॉसिंग हो रहा है। तो ये कहाँ हो रहा है? तो घग्गर नदी और इंदिरा गांधी नहर ये दोनों एक दूसरे को कहाँ काटती है? हनुमानगढ़ में। कहाँ पर काटती हैं? बड़ोपल, बड़ोपल गांव में काटती है। कहाँ काटती हैं? बड़ोपल में काटती है। हनुमानगढ़ के बड़ोपल में ये दोनों एक दूसरे को क्या करती है? क्रॉस करती है, ताकि यहाँ पर देखिए ये जब ये नदी बहती है और ये इंदिरा गांधी नहर, इसी कारण यहाँ पर सर्वाधिक पानी का रिसाव होता है, ठीक है, रिसाव होता है। इसी कारण अब यहाँ पर राजस्थान में सबसे ज़्यादा सेम समस्या पाई जाती है। पानी के रिसाव से क्या नमी रहती है, लगातार नमी रहने से वहाँ फसल होना कम हो जाता है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? सेम समस्या। राजस्थान में सर्वाधिक सेम समस्या यहीं पर पाई जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक सेम समस्या यहीं पर पाई जाती है। कहाँ पर? बड़ोपल, हनुमानगढ़, जहाँ पर इंदिरा गांधी नहर और घग्गर नदी एक दूसरे को क्या करती हैं? क्रॉस करती हैं। कहाँ करती हैं? हनुमानगढ़ में। सेम समस्या के लिए भारत सरकार ने इंडो डच नीदरलैंड के सहयोग से, भारत नीदरलैंड के सहयोग से इंडो डच योजना प्रारंभ किया है, जिसमें सेम समस्या दूर की जा रही है। सफेदा के पेड़ है ना, सफेदा के पेड़ सर्वाधिक लगाए जा रहे हैं सेम समस्या को दूर करने के लिए। तो इंडो डच परियोजना चलाई जा रही है नीदरलैंड के सहयोग से। भारत कहाँ है सर्वाधिक ये समस्या? तो आप ध्यान रखेंगे ये बड़ोपल गांव में सर्वाधिक है, जहाँ पर इंदिरा गांधी नहर, ठीक है, इंदिरा गांधी नहर कहाँ से आ रही है? सतलज नदी से आ रही है। और ये नदी कौन सी है? घग्गर नदी है। दोनों के क्रॉस पर क्या है? सेम समस्या सर्वाधिक पाई जाती है। सेम समस्या का मतलब होता है पानी का रिसाव सर्वाधिक, और हमेशा के लिए मिट्टी का धीरे धीरे रिसाव पानी का सर्वाधिक होने से मिट्टी गीली रहती है, और हमेशा गीली रहेगी तो फसल कैसे होगी? तो उसी समस्या को कहते हैं सेम समस्या, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे इस घग्गर नदी के बारे में। देखिए आप, ये देखिए आप, घग्गर नदी कहाँ से निकलती है वो मैंने बता दिया। घग्गर नदी कहाँ से निकलती है तो आप बताएंगे सर शिवालिक हिमालय से निकलती है, और शिवालिक हिमालय को नवीन और बाह्य हिमालय भी कहते हैं। वहाँ निकलने के बाद में ओटू झील और बनवाली सभ्यता हरियाणा में स्थित है। राजस्थान में प्रवेश करती है हनुमानगढ़ टिब्बी तहसील तलवाड़ा के पास में। तलवाड़ा झील है, तलवाड़ा झील को राजस्थान की सबसे नीची झील कहते हैं, ठीक है। और राजस्थान के 2 जिलों में बहती है, सामान्यतः बहती है भटनेर तक, फिर बहती है थोड़ा अधिक पानी और अनूपगढ़, और बाढ़ आने पर फोटाबाज तक, यहाँ से हकरा कहते हैं, राजस्थान में इसे नाली कहते हैं। और पाकिस्तान के बाहोनगर जिले में बहती है, ठीक है। और पाकिस्तान के कितने जिले राजस्थान से लगाते हैं सीमा? तो अब मैंने बता दिया राजस्थान के परिचय में 9 जिले हैं जो राजस्थान से सीमा लगाते हैं। इतनी बात की थी। फिर इसके बाद मैंने थोड़ी बात ये की, देखिए आप, इसके बाद मैंने ये बात की क्या, ये घग्गर नदी और इंदिरा गांधी नहर दोनों मिलती हैं, ये क्रॉसिंग हो गई, ठीक है। फिर मेरा इस हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर वाले इस पूरे क्षेत्र को क्या कहते हैं? नाली कहते हैं। या कृषि कोशी होती है, चावल जिसे हम बासमती चावल होती है सर्वाधिक बेल्ट कहते हैं, चावल बेल्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। हनुमानगढ़ श्री गंगानगर का सूरतगढ़ अनूपगढ़ शहर इस पर स्थित है। और उपजाऊ मिट्टी को, या इस पूरे क्षेत्र में उपजाऊ मिट्टी को क्या कहते हैं? बग्गी कहते हैं। और हनुमानगढ़ का भटनेर और क्या है? हनुमानगढ़ रेलवे जंक्शन स्थित है, ठीक है। और इस नदी में अगर थोड़ा पानी अधिक हो जाए तो हनुमानगढ़ जंक्शन डूब जाता है। और तलवाड़ा झील हनुमानगढ़ में स्थित है। कालीबंगा और पीलीबंगा सभ्यता स्थित है हनुमानगढ़ में, ठीक है। और इस पूरे क्षेत्र में जलवायु कैसी है तो आप बताएंगे सर अर्धशुष्क जलवायु है। बात समझ पा रहे हैं? अर्धशुष्क जलवायु है। इस पूरे क्षेत्र की मैं बात करूं कि कौन से प्रकार के वनस्पति की तुलना की जाए तो आप बताएंगे स्टेपी तुल्य वनस्पति पाई जाती है और पूरे क्षेत्र में, ठीक है। जलवायु कैसी है तो अर्धशुष्क है। और यहाँ समस्या कौन सी है? सेम समस्या जो इंडो डच परियोजना के द्वारा दूर किया जा रहा है। सफेदा के पेड़ लगाए जा रहे हैं इंडोनेशिया के, ठीक है, नीदरलैंड या हाँ नीदरलैंड के सहयोग से। नीदरलैंड के सहयोग से, जिसे हॉलैंड भी कहते हैं, ठीक है। इतनी बात आप समझ पाए घग्गर नदी के बारे में। अब मैं घग्गर नदी के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट मैंने देखे, ये कॉन्सेप्ट बता दिया, ये देखिए आप, ये बता दिया, ये है, ये घग्गर नदी बेसिन ये है। और ये शुष्क मरुस्थल और अरावली के बीच में आता है, ठीक है। तो ये इस प्रकार की जलवायु है। तो मतलब क्या है कि आप घग्गर नदी पढ़ रहे हैं या कोई भी नदी पढ़ रहे हैं तो पूरे कॉन्सेप्ट को साथ में लेके चलेंगे। क्या करेंगे? पूरे कॉन्सेप्ट को साथ में लेके चलेंगे, आप पूरी बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब मैं थोड़ी सी बात करता हूँ, देखिए आप, अब मैं क्या बात करता हूँ, देखिए ये देखिए घग्गर नदी के बारे में कुछ और बात करता हूँ। तो देखिए आप ध्यान से, हम घग्गर नदी पढ़ रहे हैं, घग्गर नदी के बारे में बात करते हैं। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, अब तथ्य, अब डायरेक्ट तथ्य कैसे ध्यान रखेंगे, ये देखिए आप, डायरेक्ट तथ्य। उद्गम बताइए आप, तो आप बताएंगे सर शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय यही है उद्गम। कौन सा? शिवालिक हिमालय, ठीक है। और कौन सा? हिमाचल, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। प्रवाह क्षेत्र की मैं बात करूं तो प्रवाह क्षेत्र में मैं जिलों की बात करूं तो राजस्थान के जिले आएंगे श्री गंगानगर,
श्री गंगानगर और एक कौन सा है, हनुमानगढ़। हनुमानगढ़। अगर मैं बात करूँ देश की, कौन कौन से देश में बहती है, तो आप बताएंगे सर ये भारत में और पाकिस्तान में बहती है। अगर मैं बात करूँ राज्यों की, ये कौन कौन से राज्यों में बहती है भारत के राज्यों में, तो आप बताएंगे सर पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान। हरियाणा और राजस्थान में बहती है, लेकिन क्रम आप ध्यान रखेंगे, पहले किस में बहती है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, फिर पंजाब, हरियाणा, फिर राजस्थान में बहती है, तो क्रम भी थोड़ा ध्यान रखेंगे आप। और भारत पाकिस्तान में बहती है। तो प्रवाह क्षेत्र हो गया। शहर की मैं बात करूं, शहर पर इस पर कौन कौन से है, अनूपगढ़ है, अनूपगढ़ शहर है, ठीक है। सूरतगढ़ शहर स्थित है, बटनेर स्थित है, और बटनेर दुर्ग भी है, ठीक है। बटनेर एक क्या है, दुर्ग भी है, और ये क्या है, जल दुर्ग है। बटनेर क्या है, जल दुर्ग है, तो बटनेर दुर्ग भी है यहाँ पर, बटनेर स्थान का नाम भी है, ठीक है। और हनुमानगढ़ जंक्शन की बात करो तो वो भी इस पर स्थित है, हनुमानगढ़ जंक्शन, ये शहर है। बहने की मैं स्थिति की बात करूं कि ये कहाँ कहाँ बहती है, देखिए बहने की स्थिति बहती है, अगर मैं बात करूँ ये सामान्य तक कहाँ तक बहती है, सामान्य तक आप ध्यान रखेंगे बटनेर तक बहती है, आप ध्यान रखेंगे सामान्य तक बटनेर तक बहती है। गंगा नदी सामान्य तक बहती है, फिर ऑप्शन में आएंगे तो आप फिर कन्फ्यूज होंगे। सामान्य तक कहाँ बहती है, बटनेर तक बहती है। थोड़ा अधिक पानी होने पर कहाँ तक बहती है, तो थोड़ा अधिक पानी होने पर कहाँ तक बहती है, अधिक पानी होने पर, इसमें थोड़ा अधिक पानी होने पर ये क्या बहती है, अनूपगढ़। और इस नदी में अगर बाढ़ आ जाए तो ये फोर्ट अब्बास तक बहती है। फोर्ट अब्बास ये कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में, कहाँ पड़ता है, फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक बहती है। और जब इसमें बाढ़ आती है तो फोर्ट अब्बास तक तो जाती है, लेकिन हनुमानगढ़ जंक्शन क्या होता है, डूब जाता है। और राजस्थान की सबसे नीची झील वो इसी पर स्थित है, तो इस पर दो झील स्थित है। एक तो ओटू झील स्थित है, तो ओटू झील तो मैंने बता दिया कहाँ स्थित है, हरियाणा में स्थित है। एक झील इस पर कौन सी है, तलवाड़ा। तलवाड़ा कहाँ स्थित है, तो आप बताएंगे सर तलवाड़ा हनुमानगढ़ स्थित है। कहाँ स्थित है, हनुमानगढ़ में स्थित है। तो राजस्थान की सबसे नीची झील है, राजस्थान की सबसे नीची झील, राजस्थान की सबसे गहरी झील और राजस्थान की सबसे ऊंची झील कौन सी है, नक्की झील है। राजस्थान की सबसे ऊंची झील नक्की झील है, और राजस्थान की सबसे गहरी झील भी कौन सी है, नक्की है। लेकिन राजस्थान की सबसे नीची झील कौन सी है, तब आप बताएंगे सर तलवाड़ा झील है। तो दो झील ध्यान रखेंगे। अच्छा, इस पर सभ्यता आप ध्यान रखेंगे, कौन कौन सी सभ्यता है, सभ्यता कौन कौन सी है, तो सभ्यता देखिए मैंने एक तो बताई कौन सी, कालीगंगा, पीलीगंगा, कालीगंगा, पीलीगंगा, बनवाली या बनावली सभ्यता स्थित है। ये भी आप ध्यान रखें, फैक्ट आप जरूर ध्यान रखेंगे, ठीक है। मैदान को क्या कहते हैं, इसके मैदान को क्या कहते हैं, तो आप बताएंगे सर राजस्थान में तो इसके मैदान को नाली कहते हैं। पाकिस्तान में इसके मैदान को क्या कहते हैं, तो आप बताएंगे हकरा कहते हैं। क्या कहते हैं, हकरा कहते हैं, ठीक है। उपजाऊ मिट्टी को क्या कहते हैं, तो आप बताएंगे सर इस उपजाऊ मिट्टी को क्या कहते हैं, तो आप बताएंगे बग्गी कहते हैं, ठीक है। उपजाऊ मिट्टी को क्या कहते हैं, बग्गी कहते हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ इसके बारे में, और बात करें तो नॉर्मल कॉन्सेप्ट और देखें तो उपनाम क्या है, इस नदी का उपनाम क्या है, तो आप बताएंगे सर इसे नट नदी और सोतर नदी, ये तो इसे क्या कहते हैं, हनुमानगढ़ में कहते हैं। हनुमानगढ़ और हरियाणा में इसे नट नदी और सोतर नदी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नट नदी और सोतर नदी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। फिर मैं बात करूं और आगे, देखिए आप, और मैं बात करूं धवेशवती, ये इसका वैदिक नाम है। धवेशवती इसका क्या है, वैदिक नाम है। आप समझ पा रहे हैं, वैदिक नाम इसका धवेशवती। सरस्वती की मैं बात करूं, सरस्वती भी कहते हैं, ये सिंधु घाटी सभ्यता के समय इसका नाम क्या था, तो आप ध्यान रखिए सरस्वती नदी। और वैदिक नाम इसका धवेशवती नदी। नट और सोतर से हनुमानगढ़ में कहते हैं।
ठीक है। मृत नदी से कहाँ कहते हैं? मृत नदी। मृत नदी इसको श्री गंगानगर में कहते हैं, श्री गंगानगर में से क्या कहते हैं? मृत नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है। और इस राजस्थान में सर्वाधिक बाढ़ आने पर सर्वाधिक नुकसान पहुंचाती है। हनुमानगढ़ जंक्शन डूब जाता है, तो इसे राजस्थान का शोक भी कहते हैं। ठीक है, राजस्थान का शोक भी कहते हैं, राजस्थान का शोक भी कहा जाता है इस नदी को, और राजस्थान का शोक भी कहा जाता है। ठीक है, कुछ मैं और बातें करूं, देखिए अन्य में बात करूं इसकी, अन्य तो इसकी मैं बात करूं कि इसकी खोज सबसे पहले किससे की थी, तो आप ध्यान रखेंगे सीएम 1806 ओल्थम, सीएम ओल्थम ने की थी 1896 में। इस नदी की सबसे पहले खोज करने वाले 1896 में सीएम ओल्थम थे, इसके बारे में बताने वाले। ठीक है, और बात करूं मैं, देखिए एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय, राजस्थान की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय नदी, राजस्थान की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय नदी, राजस्थान की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय नदी है। ठीक है, और रेड क्लिफ रेखा को पार करने वाली नदी यही है, रेड क्लिफ रेखा को क्या करती है? पार करती है। राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी, एकमात्र नदी जो उत्तरी दिशा से आती है। राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी, राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी जो अपना जल कहाँ से लाती है? हिमालय से लाती है। अपना जल कहाँ से लाती है? हिमालय से लाती है। एकमात्र ऐसी नदी, इसकी खोज किसने की थी? ओल्थम ने की थी। राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी जो अंतर्राष्ट्रीय नदी है, ये घग्गर नदी है। रेड क्लिफ रेखा को पार भी यही करती है। ठीक है, एकमात्र ऐसी नदी जो उत्तरी दिशा से आती है, उत्तरी दिशा से राजस्थान में प्रवेश करती है, वो घग्गर नदी है। लेकिन उत्तरी दिशा से राजस्थान से बाहर जाती है, उत्तरी दिशा में निकास करती है, वो नदी कौन सी है? वो साबी नदी है। उत्तरी दिशा से राजस्थान से बाहर जाती है वो साबी नदी है, लेकिन उत्तरी दिशा से राजस्थान में आती है वो कौन सी है? घग्गर नदी है। एकमात्र ऐसी नदी जो हिमालय से जल लाती है, वो कौन सी नदी है? तो वो नदी कौन सी? घग्गर नदी है। वो कौन सी नदी है? घग्गर नदी है। शहर मैंने बता दिया, सभ्यता मैंने बता दी। ठीक है, प्रवाह क्षेत्र मैंने बता दिया, उद्गम मैंने बता दिया इसका, और इसके कुछ महत्वपूर्ण बातें मैंने बता दी। उपनाम आप मैंने बता दिया, उपनाम भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, कहाँ प्रवेश करती है ये मैंने बता दिया, कहाँ से आती है ये भी बता दिया। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे घग्गर नदी के बारे में। और घग्गर नदी, इंदिरा गांधी नहर दोनों कहाँ मिलती है, ये बात भी हमने की है। तो उम्मीद करता हूँ आप घग्गर नदी के बारे में ध्यान रखेंगे कि कहाँ से निकलती, कहाँ कहाँ बहती है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। देखिए आप आगे बात करें आंतरिक प्रवाह की नदियों में, आगे हम बात करें तो मैं लिख रहा हूँ आगे कांतली नदी, इसे कांटली नदी भी कहते हैं, कांतली नदी या कांटली नदी। ठीक है, तो राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी तो कौन सी थी? घग्गर थी। लेकिन पूर्ण बहाव की दृष्टि से राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कांतली है। ठीक है, पूर्ण भाव से यही बहती है, लेकिन ये आंतरिक प्रवाह में दूसरी सबसे लंबी नदी भी है। तो देखिए, एक तो बात ये ध्यान रखेंगे, एक तो इसके बारे में ध्यान रखेंगे, आंतरिक प्रवाह की दूसरी लंबी नदी, एक ध्यान रखेंगे, पूर्ण भाव की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। पूर्ण भाव की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है, क्योंकि पूर्ण रूप से राजस्थान में बहती है, तो पूर्ण भाव की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। और वैसे आंतरिक प्रवाह की दूसरी सबसे लंबी नदी है। बात समझ पा रहे हैं? तो कांतली नदी की अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करें तो मैं देखिए कांतली नदी के बारे में बता देता हूँ। आप क्या ध्यान रखेंगे, कांतली नदी 100 किलोमीटर बहती है। इस कांतली नदियों की लंबाई आप ध्यान नहीं रखनी है। ठीक है, कांतली नदी का देखिए आप एक बात ध्यान रखेंगे, ये सीकर में खंडला की पहाड़ी से निकलती है और झुंझुनू में जाती है, और झुंझुनू के बाद में देखिए आप यूँ जाती है, झुंझुनू में जाती है, और झुंझुनू के बाद में ये चूरू की सीमा में समाप्त हो जाती है। ये कहाँ से निकलती है तो आप बताएंगे सर, ये कांतली नदी सीकर में
खंडला की पहाड़ी से, खंडला की पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। और ये खंडला की पहाड़ी से निकलने के बाद में ये झुंझुनू में जाती है, यानी सीकर के बाद में ये झुंझुनू में जाती है और झुंझुनू को 2 बराबर भागों में बांटती है। और झुंझुनू को 2 बराबर भागों में बांटने के बाद में ये कहाँ गिरती है, तो देखिए आप, ये चूरू की सीमा में, हालांकि चूरू में नहीं बहती है लेकिन चूरू की सीमा में, चूरू की सीमा पर समाप्त हो जाती है या विलुप्त हो जाती है, यानी मंड्रेला, मंड्रेला गांव चूरू की सीमा में ये क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, लेकिन बहती कहाँ है, तो आप ध्यान रखें सर, एक तो बहती है सीकर जिले में, सीकर जिले में बहती है, और एक बहती है झुंझुनू जिले में, ठीक है, झुंझुनू जिले में लिखती है। तो आप ध्यान रखेंगे सीकर में इस नदी पर गणेश्वर सभ्यता स्थित है, गणेश्वर सभ्यता स्थित है, यानी नीम का थाना में, नीम का थाना, नीम का थाना सीकर की तहसील है, सीकर जिले की तहसील नीम का थाना में। और इस पर क्या है, गणेश्वर सभ्यता स्थित है। और गणेश्वर सभ्यता को ताम्र युगीन की क्या कहते हैं, ताम्र युगीन की क्या कहते हैं, जननी कहते हैं। गणेश्वर सभ्यता को ताम्र युगीन की जननी के नाम से भी जानते हैं, और ताम्र युगीन की नगरी के नाम से किसे जानते हैं, तो आहट सभ्यता को कहते हैं, उदयपुर में स्थित है, ठीक है। आहट सभ्यता को ताम्र युगीन की नगरी कहते हैं, जबकि इसको क्या कहते हैं, ताम्र युगीन की जननी कहते हैं। और सीकर में कहाँ स्थित है, नीम का थाना में स्थित है, ठीक है। और इसके भाव क्षेत्र को, सीकर के पास आसपास इसके भाव क्षेत्र को क्या कहते हैं, तोरावाटी कहते हैं। क्या कहते हैं, तोरावाटी, तोरावाटी क्षेत्र, इसके क्षेत्र को क्या कहते हैं, तोरावाटी। सीकर में नीम का थाना के आसपास में क्या कहते हैं, इसको तोरावाटी के नाम से जाना जाता है। अब बात में करूँ झुंझुनू की बात करूँ, तो झुंझुनू में एक बात आप ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे, देखिए आप, एक तो झुंझुनू में आप ये ध्यान रखेंगे, इस नदी पर सुनहरी सभ्यता, सुनहरी सभ्यता, खेतड़ी खेतड़ी के आसपास में इस पर कौन सी सभ्यता है, सुनहरी सभ्यता स्थित है, कहाँ, झुंझुनू में, ठीक है। और झुंझुनू में ये नदी जब बहती है तो एक इसमें घास के मैदान आते हैं, वो कौन से आते हैं, बीड़ घास के मैदान आते हैं, ठीक है। इसके भाव क्षेत्र में जब ये नदी बहती है तो झुंझुनू में बीड़ घास के मैदान आते हैं, ठीक है। तो शेखावाटी में घास के मैदानों को क्या कहते हैं, बीड़ कहते हैं, जबकि बीड़ा किसे कहते हैं, डूढ़ाड़ में घास के मैदानों को बीड़ा कहते हैं। मैं ये बात भी करने वाला हूँ, ठीक है, बीड़ बीड़ा की भी, ठीक है। तो सुनारी सभ्यता यहाँ झुंझुनू में, ठीक है। और झुंझुनू को क्या बांटती है, 2 बराबर भागों में बांटती है, 2 बराबर भागों में बांटती है, झुंझुनू को 2 बराबर भागों में बांटती है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और झुंझुनू में ये बजरी के अवध खंड के, बजरी, झुंझुनू जिले में बजरी का यहाँ क्या किया जाता है, अवैध उत्खनन किया जाता है, बजरी का अवैध उत्खनन किया जाता है झुंझुनू जिले में। और कौन सी नदी पर, घग्गर नदी पर, ठीक है। और खास अगर मैं बात करूँ झुंझुनू में कौन से क्षेत्र में सर्वाधिक अवैध कहते हैं, उदयपुर वाटी जो क्षेत्र है उसमें सर्वाधिक अवैध बजरी का उत्खनन किया जाता है, ठीक है। तो ये 2 सभ्यता आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। घास के मैदान को ध्यान रखेंगे, इसको 2 बराबर भागों में बांटती है झुंझुनू को, ये भी आप ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, ठीक है, कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो कहाँ से निकलती है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है कि झुंझुनू, ठीक है, कहाँ से निकलती है, ये भी थोड़ा आप ध्यान रखेंगे। और आंतरिक प्रवाह की नदी है, और दूसरी सबसे लंबी नदी कितनी है, 100 किलोमीटर, कितनी है, 100 किलोमीटर है। ये देखिए आप, कितने बहती है, 100 किलोमीटर बहती है। और कहाँ की नदी, और कहाँ गिरती है, चूरू की सीमा, यानी चूरू में बहती नहीं, चूरू की सीमा में मंड्रेला गाँव में, ठीक है, चूरू की सीमा में मंड्रेला गाँव पर ये क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, ठीक है। इतनी बात ध्यान रखें। अवैध बजरी की मैंने बात कर दी वो झुंझुनू में, ठीक है। तो 2 ही जिलों में, ज़्यादा कोई लफड़ा नहीं, इसमें कितनी बहती, कहाँ से निकलती, कहाँ गिरती, नॉर्मल चीज़ है, ठीक है। तो ये थी कातल नदी। और इसके भाव क्षेत्र को क्या कहते हैं, तोरावाटी कहते हैं, कहाँ, नीम का थाना में, ठीक है। नीम का थाना के आसपास क्षेत्र में तोरावाटी के नाम से जानते हैं। बात समझ पा रहे हैं, ये ध्यान रखेंगे। और झुंझुनू में देखिए मयूर अभ्यारण्य स्थापित किया जा रहा है, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे झुंझुनू में। और मयूर गार्डन वैसे कहाँ स्थित है, तो जयपुर में स्थित है, वो ध्यान रखेंगे।
अब मैं आगे वाली बात करता हूँ। ये तो थी कांतली नदी, ठीक है। और कांतली नदी के बाद में हम बात करते हैं, ये देखिए आप, कांतली नदी के बाद में हम अगली नदी की बात करते हैं। तो आंतरिक प्रवाह की तीसरी लंबी नदी पढ़ रहे हैं, तीसरी पढ़ रहे हैं हम। पहली नदी हमने घग्गर पढ़ ली और फिर कांतली पढ़ ली। आंतरिक प्रवाह में मैं तीसरी नदी की बात कर रहा हूँ, और तीसरी नदी कोई भी ले लो आप, काकनी बात करते हैं, काकनी नदी, ऐसे मसूरदी नदी भी कहते हैं, ठीक। देखिए ये क्या करती है, देखिए आप ये ध्यान रखेंगे, जैसलमेर से निकलती है, ठीक है, और जैसलमेर में कोठारी गांव से निकलती है और मिट्टी की खाड़ी में गिरती है, और रोपवासी गांव के पास में, ये देखिए आप, ये मिट्टी की खाड़ी, ठीक, जैसलमेर में बहती है। इसका प्रवाह क्षेत्र ओनली जैसलमेर ही है, ध्यान रखेंगे। ये कहाँ से उद्गम होता है, इसका उद्गम कोठारी गांव, जैसलमेर, उद्गम कोठारी गांव जैसलमेर से होता है, ठीक है। और मीठे की खाड़ी वो भी कहाँ है, जैसलमेर में ही है। मीठे की खाड़ी कहाँ है, जैसलमेर में ही है। तो जैसलमेर में निकलती है और जैसलमेर में क्या होता है, गिरती है, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखेंगे, ये सबसे छोटी नदी है, यानी 17 किलोमीटर बहती है, राजस्थान की सबसे छोटी नदी है। इसका ये नाम आप जरूर ध्यान रखें, काकनी नदी का दूसरा नाम क्या है, मसूरदी नदी। स्थानीय भाषा में इसको क्या कहते हैं, मसूरदी नदी भी कहते हैं, ठीक है। जैसे साबी नदी को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, साहिबा, हरियाणा में इसको साहिबा के नाम से जानते हैं। जैसे लसवारी है, उरा नदी है, वो किस नदी को कहते हैं, तो रूपारेल नदी को कहते हैं। तो आप दूसरा नाम भी आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो उद्गम, अब देखिए ये क्या करती है, रूपासी गाँव है जैसलमेर में, रूपासी, ये रूपासी गांव में ये क्या करती है, देखिए आप, रूपासी गांव में ये देखिए आप, यहाँ पर एक भुज झील का निर्माण करती है, भुज झील का निर्माण करती है। भुज झील क्या है, मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की झील है। भुज झील का निर्माण करती है रूपासी गांव में। जबकि एक भाप झील है, भाप झील एक खारे पानी की झील है। वो भाप झील कहाँ है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। भाप झील की बात करूँ तो भाप झील तो कहाँ स्थित है, जोधपुर में स्थित है। लेकिन भाप झील है वो खारे पानी की झील है, ध्यान रखेंगे आप, खारे पानी की झील है भाप झील। ये भुज झील है, ये मीठे पानी की झील है। ये कहाँ स्थित है, तो आप बताएंगे मसूरदी नदी पर स्थित है। तो ये मसूरदी नदी है, राजस्थान की सबसे छोटी नदी है, ठीक है। राजस्थान की सबसे छोटी नदी मसूरदी नदी। अब मैं आगे बात करता हूँ, देखिए आप, अगली बात करते हैं, ये देखिए आगे हम बात करते हैं रूपनगढ़ नदी। रूपनगढ़ नदी की बात करते हैं, आंतरिक प्रवाह में अगली नदी रूपनगढ़ नदी। तो रूपनगढ़ नदी की मैं एक बात बताऊं आपको, देखिए आप, एक बात ध्यान क्या रखेंगे, ये देखिए आप, अजमेर से निकलती है और ये सांबर झील में गिरती है। गिरती कहाँ है, सांबर झील में। इस झील का नाम क्या है, सांबर झील। सांबर झील में गिरती है, ठीक है। सांबर झील में दक्षिण भाग से गिरने वाली नदी का नाम क्या है, तो आप बताएंगे सर, और रूपनगढ़ नदी है। ये रूपनगढ़ नदी का उद्गम कहाँ से होता है, उद्गम कहाँ से होता है, किशनगढ़ की पहाड़ी से होता है, किशनगढ़ पहाड़ियाँ, ठीक है। किशनगढ़ की पहाड़ी कहाँ स्थित है, अजमेर में स्थित है। तो अजमेर में किशनगढ़ की पहाड़ी से इस नदी का उद्गम होता है, ठीक है। और ये कहाँ गिरती है, सांबर झील में। सांबर झील में दक्षिणी भाग से, सांबर झील में दक्षिण भाग से गिरने वाली नदी, एकमात्र ऐसी नदी जो दक्षिण भाग से गिरती है सांबर झील में, तो वो कौन सी है, रूपनगढ़ नदी है, ठीक है। और इस रूपनगढ़ नदी में देखिए आप, इस रूपनगढ़ नदी की मैं बात करूं, अजमेर में निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पेटी स्थित है, यानी सलेमाबाद। सलेमाबाद को वर्तमान नाम इसका क्या है, निम्बार्क तीर्थ है,
निम्बार्क तीर्थ, इसका वर्तमान नाम क्या है? निम्बार्क तीर्थ। सलेमाबाद को वर्तमान में निम्बार्क तीर्थ के नाम से जानते हैं, ठीक है, इसका वर्तमान नाम है। तो सलेमाबाद में इसमें क्या है? निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ, निम्बार्क संप्रदाय, निम्बार संप्रदाय की प्रधान पीठ स्थित, इसको सनक, हंस या नारद संप्रदाय भी कहते हैं। इसकी प्रधान पीठ स्थित है, प्रधान पीठ स्थित है, प्रधान पीठ स्थित है। निम्बार संप्रदाय की प्रधान पीठ स्थित कहाँ स्थित है? तो आप बताएंगे सलेमाबाद में। तो सलेमाबाद का वर्तमान नाम क्या? निम्बारक तीर्थ में स्थित है, ठीक है। और निम्बारक संप्रदाय को देखो सनक संप्रदाय, हंस संप्रदाय और नारद संप्रदाय भी कहते हैं। निम्बारक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो आप ध्यान रखेंगे माधवाचार्य। देखिए निम्बारकाचार्य है, इसके प्रवर्तक की मैं बात करूं तो देखिए आप प्रवर्तक कौन इसके, प्रवर्तक कौन है? तो आप बताएंगे निम्बारकाचार्य, निम्बारकाचार्य। लेकिन राजस्थान में इसके प्रवर्तक कौन है? तो आप बताएंगे राजस्थान में इसके प्रवर्तक कौन है? तो आप राजस्थान में ध्यान रखेंगे परशुराम, आचार्य परशुराम, आचार्य परशुराम इसके प्रवर्तक है राजस्थान में निम्बारक संप्रदाय के। जबकि भारत के में संदर्भ में देखें तो इसके प्रवर्तक कौन है? निम्बारकाचार्य है, ठीक है। कहाँ स्थित है ये बता दिए मैंने। तो इसकी प्रधान पीठ निम्बार्क, ठीक है, सलेमाबाद में स्थित है। ये वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। किस संबंधित? वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है निम्बार्क संप्रदाय, ठीक है। ये वैष्णव संप्रदाय में आती है, ये बात ध्यान रखें। शैव संप्रदाय में नहीं आती, वैष्णव संप्रदाय। और वैष्णव संप्रदाय का सबसे प्राचीनतम शिलालेख राजस्थान में कौन सा है? गोसुंडी शिलालेख है। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में गोसुंडी शिलालेख, ठीक है, राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में गोसुंडी शिलालेख वैष्णव संप्रदाय का सबसे प्राचीनतम शिलालेख है, ठीक है। और ये वैष्णव धर्म से संबंधित है। कौन सा संप्रदाय? निम्बार्क संप्रदाय। बात समझ पा रहे? अब इसमें क्या है कि एक छोटी नदी मिलती है, सहायक नदी। इसमें एक छोटी नदी मिलती है, उसका नाम क्या है? खारी नदी है। इसमें एक छोटी नदी मिलती है, उसका नाम क्या है? खारी नदी है, ठीक है। तो खारी नदी किसकी सहायक नदी है? तो आप बताएंगे सर देखिए ये भी दोनों नदियों का जल कहाँ जा रहा है? सांबर झील में जा रहा है। और सांबर झील, देखिए सांबर झील किस किस से सीमा लगाती है? मुख्य रूप से कहाँ है? जयपुर में। और फिर ये सीमा किससे लगाती है? अजमेर से लगाती है। और ये फिर और सीमा किससे लगाती है? तो आप ध्यान रखेंगे अजमेर, जयपुर और ये नागौर, इन 3 जिलों से सीमा लगाती है। तो 3 के जोड़े हैं, तो सांबर झील 3 के जोड़ों में ध्यान रखेंगे जयपुर, अजमेर और नागौर में स्थित है। और एक एक ऑप्शन में एक एक आए तो कहाँ स्थित है? तो आप बताएंगे सर ये कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। तो सांबर झील में दक्षिण भाग से गिरने वाली नदी कौन सी है? तो आप बताएंगे सर रूपनगढ़ नदी है, ठीक है, रूपनगढ़ नदी है, ठीक है। सांबर झील पहले सपादलक्स, इसको देखिए एक बात और ध्यान रखेंगे, सपादलक्स के नाम से भी जानते हैं किसको? सांबर क्षेत्र को। चौहानों की राजधानी रही है। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार ऐसा माना जाता है कि सांबर झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया था, ठीक है। हर्ष और ये चौहानों की क्या रही है? राजधानी रही है। हर्ष शिलालेख के अनुसार मैं बात करूं तो चौहानों की राजधानी अनंतपुर रही है। हमीर महाकाव्य की बात करूं तो हमीर महाकाव्य के अनुसार चौहानों की राजधानी कौन सी रही है? पुष्कर रही है, ठीक है। चौहानों की राजधानी पुष्कर रही है। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, इसको किस नाम से जानते थे? सपादलक्स, सपादलक्स के नाम से भी जानते हैं। सांबर झील के आसपास के क्षेत्र को सपादलक्स के नाम से भी जानते थे, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। सांबर झील के बारे में हम और बात डिटेल से करेंगे। सांबर झील में उत्तरी भाग से कौन सी नदी गिरती है और दक्षिण भाग से कौन सी गिरती है। फिलहाल इतनी बात आप ध्यान रखिए। खारी नदी की मैंने बता दी। खारी नदी के बारे में थोड़ा सा नोट में एक बातें और बताने चाहूँगा आपको, ठीक है। और किशनगढ़ के बारे में थोड़ा सा ये भी ध्यान रखें, किशनगढ़ बनी ठनी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? बनी ठनी चित्रकला के लिए। बनी ठनी चित्रकला निहालदे के समय, सावंत सिंह के समय की है, ठीक है, चित्र है, ठीक है। तो बनी ठनी के लिए प्रसिद्ध, एक मार्बल मंडी के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में मार्बल मंडी के लिए प्रसिद्ध है, यानी हम कह सकते हैं संगमरमर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। संगमरमर मार्बल की बात है, ठीक है। संगमरमर की सबसे बड़ी मंडी है, मार्बल की सबसे बड़ी मंडी कहाँ स्थित है? तो किशनगढ़ अजमेर में स्थित है। जबकि राजस्थान में सर्वाधिक संगमरमर का उत्पादन कहाँ होता है? तो आप बताएंगे। मार्बल का उत्पादन कहाँ होता है? तो आप क्या बात करेंगे? राजसमंद से होता है। बढ़िया किस्म का कहाँ होता है? नागौर, मकराना, नागौर से होता है, ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक बढ़िया किस्म की बात करें और सर्वोत्तम किस्म की बात करें तो नागौर से होता है,
ठीक है, मकराना नागौर से होता है। लेकिन मैं बात करूँ सर्वाधिक संगमरमर का उत्पादन कहाँ होता है, तो राजसमंद से होता है। लेकिन राजस्थान में संगमरमर की मंडी कहाँ स्थित है, तो बात करेंगे किशनगढ़ में स्थित है। किशनगढ़ बनी ठनी के लिए भी प्रसिद्ध है। अब मैं बात एक खारी नदी की आई थी, तो मैं खारी नदी को भी मैं नोट में कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहूँगा। खारी नदी, ये देखिए आप, एक खारी नदी क्या है, देखिए आप ध्यान रखेंगे इस खारी नदी के बारे में 3 बातें आप ध्यान रखेंगे। मैं बता दूं आपको, आगे से कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा आपको। खारी नदी, अभी एक खारी नदी तो हमने किस में मिलाई है, तो आप बताएंगे सर खारी नदी अभी जस्ट मिलाई है और रूपनगढ़ में मिलाई है, तो आप बताएंगे और रूपनगढ़ नदी की सहायक नदी, या आप ये कह सकते हो सांबर झील में गिरती है। सांबर झील में, सांबर झील में इनडायरेक्ट गिरती है। डायरेक्ट किस में गिरती है, तो आप बताएंगे सर रूपनगढ़ नदी की सहायक नदी है और सांबर में गिरती है इनडायरेक्ट रूप से। एक खारी नदी किसकी सहायक नदी है, जवाई की सहायक नदी है। जवाई नदी की सहायक है, या अगर जवाई ऑप्शन में नहीं है तो आप बताएंगे लूनी नदी की सहायक नदी है। लूनी की सहायक नदी है, क्योंकि जवाई किसकी सहायक है, तो आप बताएंगे सर जवाई नदी है वो लूनी की सहायक है, और लूनी की सहायक कौन सी है, तो आप बताएंगे खारी नदी है। तो खारी नदी लूनी नदी की सहायक तो है लेकिन इनडायरेक्ट सहायक है, लेकिन एक डायरेक्ट किसकी सहायक है, जवाई नदी की। रास्ते में 3 खारी नदी ध्यान रखेंगे। एक खारी नदी तो किसकी सहायक है, जवाई की। एक किसकी है, रूपनगढ़ की। एक किसकी है, बनास की सहायक है। बनास की सहायक नदी। एक खारी नदी बनास की सहायक है, एक जवाई की सहायक है, एक रूपनगढ़ नदी की सहायक नदी है। लेकिन रूपनगढ़ ऑप्शन में नहीं आए तब आप बताएंगे ये सांबर झील में गिरने वाली नदी है, ठीक है। अगर जवाई नदी ऑप्शन में नहीं आए तो आप बताएंगे ये लूनी नदी की इनडायरेक्ट सहायक नदी है और ये बनास नदी की डायरेक्ट सहायक नदी है। अब इन तीनों में से ये बता दीजिए कि लूनी डायरेक्ट सहायक कौन सी है। देखिए ये बनास की डायरेक्ट सहायक है जबकि ये लूनी की इनडायरेक्ट है, सहायक है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप। और ये सांबर झील में गिरने वाली इनडायरेक्ट नदी है। तो खारी नदी 3 हो गई, आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, आगे आएंगे मैं बताऊंगा वहाँ पर डिटेल से, ठीक है। और अभी रूपनगढ़ आया, देखिए राजस्थान का मेगा फूड पार्क सबसे पहले यहाँ स्थापित किया गया, रूपनगढ़ है ना। रूपनगढ़ ये देखिए आप, रूपनगढ़ जो शहर है राजस्थान का पहला मेगा फूड, राजस्थान का सबसे पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित किया गया था, तो रूपनगढ़ अजमेर में स्थापित किया गया था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे लूनी नदी के बारे में। तो लूनी नदी रूपनगढ़ नदी के बारे में मैंने बात की, रूपनगढ़, तो रूपनगढ़ के बारे में इतना ध्यान रखिए कहाँ गिरती, कौन सा क्या है स्थित है, ठीक है। और फिर मैंने खारी नदी आई तो मैंने खारी का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया, रूपनगढ़ का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। इसे सपातलक्ष्य के नाम से भी जानते थे पहले, ठीक है। सपातलक्ष्य वासुदेव चौहान के अनुसार इस झील का निर्माण किसने करवाया था, तो वो ध्यान रखेंगे आप, किसने करवाया था, वासुदेव चौहान ने बिजूलिया शिलालेख के अनुसार करवाया था, ठीक है। और बाकी बात मैं करूँगा सांबर झील की बात, जब डिटेल से बात करेंगे सांबर झील की तो मैं वहाँ डिटेल से बात करूँगा, ठीक है। और ठीक है, इसके बाद में हम राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की नदी साबी नदी पढ़ेंगे, रूपारेल नदी पढ़ेंगे और सांबर झील में गिरने वाली नदियाँ पढ़ेंगे, ठीक है। फिर पढ़ेंगे अरब सागर की ओर जाने वाली, फिर पढ़ेंगे बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियाँ पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, एक नदी और देख लेते हैं हम, छोटी नदी, तो एक छोटी नदी और देख लेते हैं। तो देखिए आप, एक छोटी नदी में और देख लेता हूँ, साबी नदी। साबी नदी कहाँ से निकलती है, तो जयपुर में सेवर की पहाड़ी से निकलती है और जयपुर में बहने के बाद में ये कहाँ बहती है, अलवर में जाती है और हरियाणा में जाती है, यानी उत्तरी भाग में, राजस्थान के उत्तरी भाग में जाने वाली नदी यही है, एकमात्र नदी जो राजस्थान के उत्तरी भाग में जाती है या बहती है। राजस्थान के उत्तरी भाग में बहने वाली एकमात्र नदी कौन सी, साबी नदी है। अब साबी नदी राजस्थान में उत्तरी भाग में जाती है और कहाँ जाती है, हरियाणा में जाती है,
ठीक है, हरियाणा में जाती है। कहाँ से निकलती है? सेवर की पहाड़ी से निकलती है। देखिए आप, सेवर की पहाड़ी कहाँ स्थित है? सेवर की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। सेवर की पहाड़ी जयपुर से निकलती है, लेकिन सेवर जो क्षेत्र है वो कहाँ, सरसों अनुसंधान केंद्र है, वो कहाँ स्थित है? भरतपुर में स्थित है। ठीक है, तो सेवर की पहाड़ियों की मैं बात करता हूँ। ठीक है, ये कहाँ से निकलती है? जयपुर से। ये अलवर की सबसे लंबी नदी है, अलवर की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, इस नदी पर जोधपुरा सभ्यता स्थित है। जोधपुरा सभ्यता स्थित है। कहाँ स्थित है? जयपुर में। इस नदी पर जयपुर में जोधपुरा सभ्यता स्थित है और अलवर की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, हाँ ये ध्यान रखें। फिर ये गिरती कहाँ है? नजफगढ़ झील में गिरती है। नजफगढ़ झील कहाँ पड़ती है? हरियाणा में नजफगढ़ झील में गिरती है। ठीक है, पटौदी, गुड़गांव इसी नदी के किनारे स्थित है। पटौदी, गुड़गांव इसी नदी के किनारे स्थित है। नबजलगढ़ झील में गिरती है हरियाणा में जाकर। ठीक है, और राजस्थान में उत्तरी भाग से गिरने वाली एकमात्र ऐसी नदी जो उत्तरी भाग में जाती है। और जोधपुरा सभ्यता ध्यान रखिए कहाँ से निकलती है? सेवर की पहाड़ी से निकलती है। जबकि आप एक बात ध्यान रखेंगे, सेवर वैसे कहाँ स्थित है? सेवर कहाँ स्थित है? तो आप बताएंगे सर भरतपुर में स्थित है। और भरतपुर में सेवर किसके लिए प्रसिद्ध है? सरसों अनुसंधान के लिए प्रसिद्ध है। सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? सेवर भरतपुर में स्थित है। ये भरतपुर में स्थित है, जबकि ये सेवर की पहाड़ियाँ हैं, ये जयपुर में स्थित है। वो भी सेवर, ये भी सेवर, लेकिन अलग अलग है दोनों। ठीक है, तो साबी नदी के बारे में इतनी बात ध्यान रखेंगे। इसे साहिबा नदी के नाम से भी जानते हैं हरियाणा में। इसे क्या कहते हैं? साहिबा। इसे हरियाणा में साहिबा नदी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अगर और कॉन्सेप्ट देखें इसमें तो आप बता सकते हैं सर ये NH है, राजस्थान का सबसे बिजी NH कौन सा? 8 है, जिसे वर्तमान में क्या कहते हैं? 48 कहते हैं। राजस्थान का क्या, भारत का ही सबसे बिजी है। ठीक है, भारत का सबसे बिजी यानी व्यस्त राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा? NH तो 8 है। इसको वर्तमान में क्या करते हैं? 48 का। वर्तमान नाम किसका? 48 है। इसको 2 बार काटती है, 2 बार काटती है। इसको अलवर में जाकर ये क्या करती है? इसको 2 बार काटती है। ठीक है, तो NH8 को 2 बार काटती है, ये भी ध्यान रखें। NH8 के समानांतर बहती हुई फिर इसको आगे जाके 2 भागों में काटती है, तो ध्यान रखेंगे। और इसी नदी के किनारे अलवर में, ठीक है, अलवर में सर्वाधिक क्या होता है? तंबाकू का इनका उत्पादन सर्वाधिक होता है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे। ज़्यादा कुछ भी नहीं, कहाँ निकलती है ये ध्यान रखना। इसकी खासियत क्या है, विशेषता क्या है, वो ध्यान रखने की, और कहाँ गिर रही है। ठीक है, फिर सुमलेखित आएंगी कि कौन सी नदी का कहाँ, ठीक है, सुमलेखित कैसे होता है और कहाँ उद्गम होता है, कौन से जिले से होता है, प्रवाह क्षेत्र हो सकता है। इसका प्रवाह क्षेत्र की तो आप बात करेंगे तो जयपुर से अलवर में जाती है और अलवर से डायरेक्ट कहाँ जाती है? हरियाणा में जाती है। तो उद्गम से क्रम जयपुर अलवर है, और मुहाने से पूछे तो अलवर और जयपुर है। यानी उद्गम से जिलों का क्रम आप याद रखेंगे, और उद्गम से आप उल्टा कर देंगे तो मुहाने से जिलों का क्रम हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ उद्गम से क्रम जिलों का इसका क्रम बताइए, तो आप बताइए सर जयपुर, और जयपुर के बाद में कौन सा? अलवर। मैं बोलूँ साबी नदी का मुहाने से जिलों का सही क्रम कौन सा है, तो पहले कौन सा आएगा? अलवर, और फिर कौन सा है? जयपुर। मुहाने से पूछा है ना। हाँ, तो उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे इसको। ठीक है, और बाकी नदियों और आंतरिक प्रवाह की नदियाँ और देखेंगे, 2-3 नदियाँ और रही हैं, अगली क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।